ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन इंट्रोडक्शन कोर्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को। आज हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस होगा और हम किसी सिस्टम या सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिसमें आज मुख्यतः हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए, कुछ बच्चे थे जिसमें गीतांजलि कुमारी का कमेंट आया है कि प्रॉब्लम उनको है डेल, जो ग्रेडियंट्स में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसका कारण हो सकता है कि उन्होंने पिछली कक्षा जो है वो नहीं की है। तो मैं इस कंसेप्ट को मैं दोबारा यहाँ एक्सप्लेन भी करूँगा और हम कोशिश करेंगे कि ग्रेडियंट के कंसेप्ट को बच्चे समझ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो आपके कंप्लेन होते हैं वो आप अपने कंप्लेंट्स अप्लाई करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर, जिससे मैं उसका सवाल का जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो विद्यार्थी, पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया था ग्रेडियंट के कंसेप्ट को, और मैंने लिखा था कि ग्रेडियंट ऑफ एनी ऑपरेटर्स एनी स्केलर, ठीक है, जैसे ग्रेडियंट ऑफ u बराबर मैंने ये लिखा था डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के इंटू यू। यू स्केलर फंक्शन है और स्केलर फंक्शन का रेट चेंज जो होता है वो आपको ग्रेडियंट बताता है, जिसको आप डिनोट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू। और मैंने एक रिलेशन बताया था फोर्स और ग्रेडियंट के बीच में कि यदि आपके पास फोर्स, आपको अगर फोर्स कैलकुलेट करना है और यह फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए होता है। तो इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे उसको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इक्वल टू हो जाएगा आपको ग्रेडियंट ऑफ यू, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, हमने यहाँ वाट लगा दिया है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और इस पॉइंट चार्ज को मैंने कैपिटल Q से डिनोट किया है और इस पॉइंट के चारों तरफ स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। ओके, अगर मीडियम होमोजीनियस है तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। इसको मैंने E से डिनोट किया है। E बराबर कैपिटल Q, यहाँ कैपिटल Q जो है वो सोर्स चार्ज है, बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अगर हम r डिस्टेंस पर हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तब, तो मान लेते हैं यहाँ हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है P और ये पॉइंट जो है वो सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर है। ओके, तो हम इस फील्ड में, इस पॉइंट चार्ज के फील्ड में एक क्लोज लूप ले रहे हैं। ठीक है, और इस क्लोज लूप पर हम एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज स्मॉल q को हम मोशन कराएंगे। ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, ये मोशन एकदम स्लो होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस सिस्टम के पास केवल टोटल जो एनर्जी है उस सिस्टम की वो इसके पोटेंशियल के रूप में एग्जिस्ट करे। अगर हम इसको एक्सेलरेट कराएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम लगाएंगे तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में चल रहे हैं और इस प्रोसेस में हम एक पॉइंट O लेते हैं जिसको मैंने यहाँ डिनोट किया है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको मैंने डिनोट किया है स्मॉल r से, तो मैंने डिस्टेंस को डिनोट किया है तो इसको P डैश मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। ओके, और ये मैं पाथ ले रहा हूँ यहाँ से, ये हो गया O से आप P जाओ, P से आप P डैश जाओ और P डैश से वापस आप किधर आ जाओ,
आप आ जाओ ओ पर। तो ये आपका एक क्लोज पाथ हो गया। ओके, अगर ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है R है, तो O से P डैश का भी डिस्टेंस हमने कितना लिया है, R लिया है, क्योंकि मैंने P से P डैश एक आर्च खींचा है, एक चाप खींचा है, तो इस सेम डिस्टेंस पर ही होंगे। ओके विद्यार्थी, हम थोड़ा सा डायरेक्शन को साइन आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं, यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं। अगर हम रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर जो होगा उसको हम मानेंगे ER कैप, और यदि हम टैजेंशियल डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारा जो डायरेक्शन है वो टैजेंशियल हो गया, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैंने माना है ई थीटा। ये है टैजेंशियल डायरेक्शन और ये है रेडियल डायरेक्शन। आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और रेडियली इनवर्ड होगा यदि वो नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप लिखेंगे Q/4πε0 R² × ER कैप। ओके, तो थोड़ा सा गौर करते हैं, हमने यहाँ पर एक क्लोज लूप ले लिया है और ये लूप है OP एंड P', और इस क्लोज लूप में हम एक टेस्ट चार्ज को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से क्लोज लूप में चला रहे हैं, और ये टेस्ट चार्ज हम कितना ले सकते हैं, हमने स्मॉल क्यू लिया है। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो हो जाएगा F = Q × E, Q एंड E हो जाएगा कैपिटल Q/4πε0 × R², और इसका डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, ये आप जानते हैं, और ये डायरेक्शन हो जाएगा आपको ER यूनिट वेक्टर। ओके, यहाँ गौर करते हैं, चलिए हम क्लोज लूप में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन क्लोज लूप OP एंड P', तो कितना हो जाएगा, सर्किल इंटीग्रेशन क्लोज लूप के लिए फोर्स F जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो ये क्लोज लूप के लिए हो गया। इसको हम डिफरेंट पाथ में तोड़ देते हैं, मतलब ये पूरा जो लूप है वो 3 डिफरेंट पाथ से मिलकर बना हुआ है। तो क्या होगा, फर्स्ट में आप O से किधर जाओ, P जाओ, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट DR डॉट प्रोडक्ट। फिर आप किधर जाओ, P से किधर जाओगे, P' पर जाओगे। ठीक है, तो ये P2 P' FE डॉट DR, और उसके बाद आप किधर आ जाओ, आप फिर O से P चले गए, P से P' चले गए, P' से किधर आ जाना है, O पर आ जाना, ताकि ये क्लोज बन सके। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम P' टू O इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम ले रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो जस का तस है, इसके RHS में हमको कैलकुलेशन करना है। यहाँ देखिए, O से P तक जाने के लिए अगर आप पाथ O से P पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों रेडियल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स है कैपिटल Q स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बटा 4πε0 इंटू R² ER यूनिट वेक्टर। तो आप यहाँ पर लिखिए स्मॉल q कैपिटल Q बटा 4πε0 इंटू R², इन इसको R² को हम अंदर रखते हैं। ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी इसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। स्मॉल q कैपिटल Q बटा 4πε0 बाहर निकाल दिया, 1/R², क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट R है, वेरिएबल्स R है। ठीक है, R², इसके जो डायरेक्शन है वो किधर है, रेडियल डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, O से P जाने पर रेडियल डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट DR वेक्टर को हम लिख सकते हैं DR mod इंटू ER कैप। ओके, ध्यान दीजिए, इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमने कितना ले लिया है, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो DR हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने DR लिया है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, रेडियल डायरेक्शन में है। तो ये आपको फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद हम सेकेंड टर्म्स को कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म में आप देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका किधर है, इस आर्च पर है, और ये जो आर्च है इसका जो डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन है वो टैजेंशियल डायरेक्शन है।
तो रेडियल डायरेक्शन ये हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गया, और आप जानते हैं रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल वेक्टर है, मतलब कि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्थोगोनल, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ई आर ऑर्थोगोनल है ई थीटा, हमेशा होता है। टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ई आर डॉट ई थीटा कैप इक्वल टू कितना होगा, 0। ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म हम यहाँ लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म में हमारा हो जाएगा फोर्स तो जस का तस है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन 1/r² ई आर डॉट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैंने डी आर लिखा है, और ये हो जाएगा ई थीटा कैप। ओके, ये हो गया फर्स्ट टर्म्स के लिए, ये हो गया सेकेंड टर्म्स के लिए, ये टर्म हो गया। थर्ड टर्म थोड़ा सा देखते हैं। थर्ड टर्म में आप क्या कर रहे हो, पी प्राइम से किधर आ रहे हो, ओ पर आ रहे हो। तो पी प्राइम से ओ पर आ रहे हो तो इसका मतलब रेडियली इनवर्ड चल रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है ना, तो इसका मतलब है कि रेडियली इनवर्ड को तुम क्या लिख सकते हो, अगर इस प्रकार से तुम्हारा डायरेक्शन है तो तुम इसको लिख सकते हो ई आर माइनस ई आर कैप। ई आर बाहर है और माइनस ई आर कैप अंदर है। तो थर्ड जो टर्म होगा उसको आप क्या लिखोगे, प्लस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/r² ई आर कैप डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। हम जानते नहीं डिस्प्लेसमेंट कितना है, बट हमने मैग्नीट्यूड इसका ले लिया, ठीक है। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ चल रहे हो तो r डिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो r प्लस डेल्टा r हो जाएगा। उसकी खास जरूरत नहीं, अब दिखेगा क्यों हमको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये हो गया रेडियल डायरेक्शन और ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट ई आर डॉट ई थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो टर्म एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब बचा तुम्हारा दो टर्म। फर्स्ट टर्म को तुम देखो, फर्स्ट टर्म में स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड टर्म में देखो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² 1/r², डी आर डी आर, ई आर ई आर, ई आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है। तो इसका मतलब ये जो है इतना ही यह होगा, लेकिन केवल एक माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर ये इसको तुम बाहर खींच रहे हो ये माइनस हो जाएगा। देखो तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और सम ऑफ द टर्म इक्वल टू कितना हो गया, 0। और इसका स्पष्ट मतलब है कि सर्किल इंटीग्रेशन एफ ई डॉट डी आर इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 0। और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ओके, तो यहाँ पर तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर दिखा सकते हो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सर्किल इंटीग्रेशन एफ ई डॉट डी आर इक्वल टू 0, इसलिए एफ ई इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कैसा फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। और वो तमाम मैथमेटिक्स जो मैंने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाई थी, ग्रेडियंट, वो मैथमेटिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अपने स्टडी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने एक चीज़ सीख लिया, और ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ देखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, चलिए ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ें। अब यहाँ पर आप देखिए, हम इस टर्म्स को थोड़ा सा आगे एक्सपेंशन इसका कर रहे हैं, और ये एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा एफ ई डॉट डी आर इक्वल टू कितना है, 0 है सर्किल इंटीग्रेशन के लिए। तो आप इसको f को लिख सकते हैं q इंटू ई डॉट डी आर इक्वल टू 0। q को आप इस साइड लेकर चले आइए और ये बटा में लग जाएगा 0 का, तो ये खत्म हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं सर्किल इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सर्किल इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इक्वल टू 0।
इसका क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो हमने सॉल्व कर दिया है, ये इसकी गणित है, इसकी मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स हमें कहता है कि किसी भी मैथमेटिकल डेरिवेशन को फिजिक्स तभी कंप्लीट मानता है जब आप उससे निष्कर्ष निकाल सकें, उसका मीनिंग हो, ठीक है। ऐसे ही किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कोई मीनिंग थोड़े होता है, उसके लिए हमको क्या करना है, फिजिक्स उसकी मीनिंग समझता है। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी मीनिंग समझ रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके स्पेस में अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रेस्ट चार्ज से पैदा हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज से पैदा हो रही है, मतलब अगर जो सोर्स चार्ज इस फील्ड को पैदा कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वो रेस्ट है। ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को रेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, रेस्ट में है, और इस रेस्ट चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप किसी भी क्लोज लूप में जा रहे हैं, किसी भी क्लोज लूप में आप कोई भी क्लोज लूप बना रहे हैं, तो इस क्लोज लूप के लिए आप लिखेंगे E डॉट डी आर, जैसे इसको लूप A B C D लेते हैं, A B C D इक्वल टू कितना होगा, 0। ओके, तो अगर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब अगर आप इसी फील्ड में किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी भी पाथ से जाइए, ठीक है, आपका जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ये इस बात से डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पाथ से जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर क्लोज लूप में आप चल रहे हैं तो वर्क डन 0 होगा, और ये अगर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है, कोई फील्ड ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, तो उसको सेकेंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल करनी होगी कि पाथ इंडिपेंडेंस, वर्क डन जो होगा इस फील्ड में पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ओके, चलिए, तो हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे हैं, अब हम अपने आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि उससे अगर वो पॉइंट चार्ज हम यूनिट चार्ज ले रहे हैं, अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, उसका फील्ड है, और उसमें हम एक पॉइंट चार्ज को रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं, लेकिन उस टेस्ट चार्ज को हम यूनिट चार्ज ले रहे हैं और उसको इन्फिनाइट से हम लेकर किसी पॉइंट तक आ रहे हैं, तो हमको जो वर्क डन करना होता है, या वो जो हम वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, वो वर्क डन हमें बताता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मान है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स यदि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस होगा, और अगर किसी पॉइंट पर हम यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कही जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो केवल और केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। दैट्स मीन वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने टेस्ट चार्ज क्या लिया है। मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये आप इन्फिनाइट से कहाँ करेंगे, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा है आर पर करेंगे, और यहाँ अगर माइनस साइन लगा देते हैं तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी और इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्टेट का फंक्शन होता है, और अगर आप आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इन्फिनाइट से यूनिट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के फील्ड में लेकर आइए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क करेंगे वही वर्क ये उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। ओके, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप इसको लिख दीजिए वी आर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट आर, इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, Q इंटू ई डॉट डी आर, ओके, और यहाँ Q से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है।
कोई अंतर नहीं होगा, ये -1/q, ये जो टर्म होगा इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, 1/q जस का तस, और ये माइनस इंटीग्रेशन Fe डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको गौर करना है, ये जो टर्म है ये टर्म क्या कहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव मान, उसका ऋणात्मक मान आपको पोटेंशियल एनर्जी के अस्तित्व, पोटेंशियल एनर्जी का मान बताता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी हम लिख दे रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने ले लिया है, ठीक है। तो मैंने पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेशन ले लिया है, तो मैंने u डिनोट कर रहा हूँ इस क्वांटिटी को। तो u बराबर होता था इंटीग्रेशन माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr। याद आ रहा है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। हमने यहाँ डेल्टा या du भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो यहाँ पर चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए है और यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, हमने चेक किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप लिख सकते हैं बराबर 1/q, और ये हो जाएगा आपको u, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं लिखूंगा uv। तो क्या हो जाएगा, Vr एट पॉइंट r, बिंदु r पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज, या यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कही जाती है। ओके, यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कही जाती है। सबसे बेहतरीन जो आइडिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको वो ये आइडिया है। ओके, कोई दिक्कत? तो हम इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को ले लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए विद्यार्थी, एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव दोनों तरफ लेते हैं। dv एट पॉइंट r इक्वल टू d इंटीग्रेशन, ये माइनस पहले से, इन्फिनाइट टू r e डॉट dr। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने यहाँ डेरिवेटिव लिया है तो इस पूरे फंक्शन को आप देखिए, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट r है और दूसरा जो वेरिएबल्स है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है और वो फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है और उसका आपको डेरिवेशन करना है, डेरिवेटिव्स उसका निकालना है, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है, जिसको मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो मैं आपको ऑपरेटर लूँगा वो डेबा ऑपरेटर लूँगा, डी नहीं लूँगा, बल्कि कौन सा ऑपरेटर लूँगा, डेबा ऑपरेटर। अंतर कुछ खास नहीं है, बस अंतर ये होता है कि डेबा ऑपरेटर पहले एक अगर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करता है तो बाकी सारी क्वांटिटी को वो कांस्टेंट रखता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ डेबा ऑपरेटर ले लिया है। विद्यार्थी, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x) और यदि आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं और फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको वापस ये फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है ये जो ऑपरेटर हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ऑपरेटर हैं। और ये इन्वर्स ऑपरेटर जब एक दूसरे से जब हम इन्वर्स ऑपरेटर्स को एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं तो वो यूनिट ऑपरेटर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा सा चेक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास sin x एक फंक्शन है और आप इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कीजिए और फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यदि फिर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, पहले से वो साइन माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin x। वापस आपको फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। ओके, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर हैं और एक दूसरे के साथ लगते हैं, तो वो यूनिट आपको क्या बता देते हैं, आपको वो यूनिट ऑपरेटर बन जाते हैं। मतलब ऐसे ऑपरेटर जो किसी भी अगर वो ऑपरेटर ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल्स पर लगाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है।
गौर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड इंटीग्रल ऑपरेटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं, ये एक दूसरे पर अप्लाई जब होंगे तो ये एक दूसरे को यूनिट कर देंगे, क्या कर देंगे, यूनिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ओके। कोई दिक्कत? यहाँ गौर करते हैं, इसलिए ई चूंकि वेक्टर है, ये ध्यान दीजिएगा, तो ई वेक्टर इक्वल टू होगा माइनस डेल भी बटा डेल आर। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम किसी स्केलर का रेट चेंज, स्पेस रेट चेंज निकालते हैं तो वो ग्रेडियंट कहा जाता है और वो व्यवहार करता है एक वेक्टर की तरह, जैसे टेम्परेचर फील्ड के लिए हमने निकाला था। तो यहाँ पर आप देखिए कि V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर आप उसका स्पेस रेट चेंज कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसा व्यवहार करेगी, वेक्टर की तरह व्यवहार करेगी। तो ये एक रिलेशन है और ये रिलेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच संबंध बताता है। ये बताता है कि अगर आपके पास, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड में हैं और अगर आप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड आपके पास है और उसका आप रेट, स्पेस रेट चेंज कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ओके। मतलब अगर आप किसी फील्ड में हैं और वहाँ आपके पास एक पॉइंट पर पोटेंशियल है और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाइए और उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में उस पोटेंशियल का, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मैं इसको करके दिखाऊंगा, ओके। तो ये आपका एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को आप लिख सकते हैं 3 डायमेंशन स्पेस के लिए, 3 डायमेंशन के लिए आप इस रिलेशन को लिख सकते हैं Ex इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल एक्स एक्स कैप, एक्स कैप, या आप इसको आई कैप भी लिख सकते हैं। आई जे के यूनिट वेक्टर हम डिनोट करते हैं डायरेक्शन के लिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप। लेकिन वो अब हम थोड़ा सा नया ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, तो एक्स हैट। इसी प्रकार ई वाई इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल वाई वाई कैप और ई जेड बराबर माइनस डेल भी बाई डेल जेड जेड कैप, ओके। आप इस तीनों को कैसे लिख सकते हैं, आप तीनों को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर, क्योंकि तीनों कंपोनेंट है ना और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है। तो ई वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन कर दो, ऑपरेटर को एक साथ रखो, डेल बाई डेल एक्स एक्स कैप माइनस डेल बाई डेल वाई वाई कैप माइनस डेल बाई डेल जेड के कैप, और यहाँ पर आप लगा दो अपना स्केलर फील्ड भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेडियंट है, ठीक है, जिसको मैं नेबला ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं, नेबला ऑपरेटर माइनस नेबला जिसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है भी, ओके। इस प्रकार से ये आपका एक रिलेशन हो गया और ये रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन है ये तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब फोर्स फील्ड कैसे हो, कंजर्वेटिव हो, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे आप अगर फ्राइडे के आप रूल को पढ़ेंगे तो फ्राइडे का नियम बताता है यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, कर्ल करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि आप लाइन इंटीग्रेशन क्लोज लूप में निकालते हैं तो वो ज़ीरो नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ओके। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, ठीक है, जिसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ई, जो रियल में कर्ल ऑफ ई जो है वो आपको बता रहा है, ये रियल में ये है ई डॉट डी एल सर्किल इंटीग्रेशन है या ई डॉट डी आर सर्किल इंटीग्रेशन है बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी, ओके। तो ये आपको वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये आपको हो गया आपको इंटीग्रल फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म में और ये इंटीग्रल फॉर्म में हो गया, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर ये, लेकिन अगर हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कर्ल ऑफ ई कितना होगा, 0, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट है और वो मोशन नहीं कर रहा है। अगर वो मोशन करेगा तो आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो क्या इंड्यूस करेगा,
वो कर्ल करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, और वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग तैयार हैं अब आगे स्टडी करने के लिए। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट चार्ज, थोड़ा सा इंक हम डाल लेते हैं, और हम अब स्टडी करेंगे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही हम थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट को और क्लियर करूंगा, ठीक है। जैसे आपके पास अगर कहीं स्पेस में फील्ड लाइंस हैं तो आप कैसे मालूम करोगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और उसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हम बना लेते हैं, ओके। और उसके बाद हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त करेंगे, और उसके बाद हम, अगर टाइम बचता है तो हम डाइपोल के लिए अपने कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है, ओके। कोशिश करेंगे लेक्चर ज़्यादा देर का नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा देर वाले लेक्चर में आप सोने लगते हैं ना, पता चलेगा आप सो गए हैं पढ़ते पढ़ते। हम लोग भी सो जाते हैं जब बड़े बड़े लेक्चर देखते हैं तो, ठीक है। अभी तो आधे घंटे का लेक्चर हुआ है, अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और समझ रहे हैं, ठीक है। आइए हम एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज को मैंने Q मान लिया है, और ये पॉजिटिव है, और जो फोर्स फील्ड है वो E, ये वो रेडियली आउटवर्ड है, ओके। इस पॉइंट पर अगर हम हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट, और अगर हम इस पॉइंट पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो जाता है। और एक मिनट, हाँ चलो, इन्फिनाइट से हम यूनिट चार्ज को ला रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हम ला रहे हैं, तो हमको कितना वर्क करना पड़ा है यूनिट चार्ज को लाने के लिए, मान लो 3 वोल्ट, और यहाँ जब हम ला रहे हैं तो हमको कितना करना पड़ रहा है 5 वोल्ट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको 3 - 5 - 3 = 2 वोल्ट एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है। तो गौर करो तो थोड़ा सा, तुम अगर किधर जा रहे हो, चार्ज की ओर जा रहे हो, टुवर्ड चार्ज, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम -ER डायरेक्शन में यदि तुम जा रहे हो रेडियली इनवर्ड, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर गौर करो, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको तुमने लिखा है V = E.dr इंटीग्रेशन, दोनों साइड यदि अब तुम डेरिवेटिव लेते हो तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। अब तुम देखो, अगर तुम रेडियली इनवर्ड जा रहे हो, -ER डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो यहाँ एक माइनस साइन भी तो है ना, तो इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो वो दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, विपरीत होगी। देखो माइनस साइन यहाँ क्या बता रहा है, अगर तुम E निकाल रहे हो तो E बराबर हो जाएगा -∂V/∂R। अब तुम देखो ΔV किधर, ये बढ़ रहा है ना, किधर बढ़ रहा है, इनवर्ड तुम जा रहे हो तो बढ़ रहा है, इधर अंदर जा रहे हो तो, और लेकिन ये बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो यहाँ माइनस साइन है, तो इसका मतलब है कि जिधर ये बढ़ रहा है उसके अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर है, बाहर है। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। अब तुम देखो, यदि तुम यहाँ पर हो और ये तुम्हारा 5 वोल्ट है और ये है तुम्हारा 2 वोल्ट, तो 5 से किधर जा रहे हो तुम, अगर रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो तो 5 से किधर जा रहे हो, 2 जा रहे हो, तो इस दिशा में तुम्हारा फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
तो फील्ड में कितना चेंज हुआ, डेल्टा भी इक्वल टू -3 वोल्ट। 5 से घटकर कितना हो गया, 2 हो गया, तो -3 वोल्ट। तो इस दिशा में अगर तुम जा रहे हो और तुम्हारा फील्ड जो है वो घट रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि फील्ड घट रहा है। ये पोटेंशियल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस बार डी भी जो होगा वो ऋणात्मक होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो पॉजिटिव आउटवर्ड या ER पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम इसको देख सकते हो। लेकिन एक थोड़ा सा बात का ध्यान देना, अगर ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज पर तुम एक सर्कुलर पाथ पर जा रहे हो, इस प्रकार से सर्कुलर लूप पर, तब क्या होगा। ओके, यहाँ देखो, ये सर्कुलर लूप पर तुम जा रहे हो। तो अगर तुम पॉइंट A और पॉइंट यहाँ मैंने B मान लिया है, तो पॉइंट A सेम डिस्टेंस पर है, कहाँ से, पॉइंट B से। तो पॉइंट A पर वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट, तो पॉइंट B पर भी वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट। ठीक है, तो अगर तुम A से B तक जा रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, 0, और चेंज इन पोटेंशियल जो है वो है E.dr। ओके, E तो 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा क्या हो रहा है, ये दोनों 0 नहीं है। तो ये दोनों 0, E भी 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है, लेकिन डेल्टा भी जो है वो 0 है। चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है वो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है वहाँ चेंज। तो ये तभी संभव है जब ये E और dr क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पर देखो, एक ऐसा हम सरफेस ले रहे हैं जिस सरफेस पर कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल है, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट E.dr एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो सरफेस है वो सरफेस पर सेम पोटेंशियल होगा। 5 वोल्ट यहाँ है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस सरफेस पर तुम कहीं पर भी जाओ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। इसका मतलब ये सरफेस जो है वो कैसा है, इक्वल पोटेंशियल का है, और ऐसे इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इक्वल पोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, वो सर्कुलर आर्च की तरह होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पोटेंशियल सरफेस आप खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कुछ भी इन्फिनाइट होता नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सरफेस में बहुत कम भी वोल्टेज छुपा हो तो इन्फिनाइट सरफेस तुम खींचोगे तो इन्फिनाइट वोल्टेज हो जाएगा। तो इन्फिनाइट नहीं होता, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऐसे आप सरफेस खींच सकते हो। ठीक है, जिस पर डिफरेंट पोटेंशियल तो होगा, लेकिन अगर उस सरफेस पर तुम चल रहे हो, सर्कुलर आर्च पर चल रहे हो, तो तुम्हारा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ओके, तो हमने थोड़ा बहुत आपको देखा डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इजी है। ओके, ये है पॉइंट चार्ज, इसका फील्ड Q बटा, कैपिटल Q हम लेते हैं, सोर्स चार्ज को मैं कैपिटल Q ले रहा हूँ, कैपिटल Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। किधर है, ER डायरेक्शन में। तो चलिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, और हम पोटेंशियल प्राप्त कर रहे हैं। मान लेते किसी पॉइंट R पर हमको पोटेंशियल चाहिए, तो हमको करना क्या है, माइनस लगा दीजिए, पहले इंटीग्रेट कर दीजिए E.dr। ओके, तो चलिए इस पॉइंट को हमने ये R डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P ले लिया है। E का मान कितना है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² ER डॉट dr डिस्प्लेसमेंट इंटू ER डॉट ER इक्वल टू 1 हो जाएगा। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, माइनस साइन, माइनस को छोड़िएगा मत, dr बटा r², dr बाई r² इंटीग्रेशन इक्वल टू -1/r। तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/r, और माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और किसी पॉइंट R पर पॉइंट चार्ज के चारों तरफ R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होगा वो होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1/r²,
पोटेंशियल 1/r, पोटेंशियल स्लोली डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड। तो आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए ये है v पोटेंशियल और ये डिस्टेंस r, कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। ओके, ये बड़ा इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझ रहे हैं हम किसके लिए? तो हम इसको समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड की गणना की थी। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं और हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा सा मैं इस साइड से लूँगा तो ठीक रहेगा ना, दिख रहा है लाइट ठीक है कि नहीं है? अभी तो लाइट ठीक होनी चाहिए, ठीक, लाइट ठीक है, चलिए लाइट ठीक है, अभी तो है काफ़ी लाइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। चलिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। आप जानते हैं ये माइनस क्यू चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज होता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 2a लिया है। ये है डाइपोल का सेंटर, और इससे r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस हम ले लेते हैं, और ये थीटा एंगल r थीटा पर हमने एक पॉइंट P ले लिया है, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये काम इजी है देन रिस्पेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और उसके वेक्टर को जोड़ने के लिए हमको उसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता था, ठीक है। जबकि पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल अगर हम किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको उसको कंपोनेंट में नहीं तोड़ा जाता है, कंपोनेंट में वो टूटते नहीं हैं, तो वो सिंपल अलजेब्रिक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो चलिए, और सॉरी मैंने ये माइनस साइन प्लस साइन, हाँ ओके ठीक है, ओके। नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस को मैंने r पॉजिटिव लिया है, और नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस को मैंने क्या लिया है, r नेगेटिव ले लिया है, ओके। तो ध्यान देंगे कि इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल का योगफल होगा, समेशन होगा, ओके। ये तो आप जानते हैं, ये इजी कंसेप्ट है। चलिए काम शुरू कर देते हैं अपना। ये हो गया आपको डिस्टेंस r, ये है एंगल थीटा, जो इसके डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा q पॉजिटिव के लिए बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज है, ये देखिए ये दोनों पॉइंट चार्ज है, हम सेपरेट इसको पॉइंट चार्ज मानकर यहाँ पर फील्ड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्यों अप्लाई होगा? देख लीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम पॉइंट P पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो चार्ज हैं, मान लेते हैं ये प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज हो गया, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम जो होगा, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर, तो वो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताएगा, ठीक है। यस, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है। थोड़ा सा गौर करते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं डेल Vp बाई डेल R माइनस बराबर माइनस डेल V प्लस बाई डेल R माइनस डेल V माइनस बटा डेल R, माइनस माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा प्लस, ओके। डेल बाई डेल R कॉमन Vp बराबर डेल बाई डेल R कॉमन V पॉजिटिव प्लस V निगेटिव, ओके। अब देखिए बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए dr के रिस्पेक्ट में, dr इंटीग्रेशन डिफरेंसेस एक दूसरे के दुश्मन ऑपरेटर हैं, इन्वर्स ऑपरेटर हैं, क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल खत्म कर देंगे, और क्या होगा Vp बराबर V पॉजिटिव और प्लस V निगेटिव, यही बात मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत? ओके।
तो चलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने लिख दिया है, नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है वो ऋणात्मक है यहाँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नेगेटिव, ओके, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, और ये इसका एलसीएम हो जाएगा आर पॉजिटिव इंटू आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव, ओके। अब हमको ये मान चाहिए, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव का हमको मान चाहिए, और ये अगर ये मान हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर वाले क्वांटिटी को देखते हैं, आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच का अंतर हमको कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं कि हम यहां से एक लाइन खींच रहे हैं, और ये लाइन जो है वो यहां जाकर परपेंडिकुलर हो जाती है। नेगेटिव चार्ज से एक लाइन, पॉजिटिव चार्ज से लाइन खींच रहे हैं, और वो नेगेटिव चार्ज के आर नेगेटिव पर जाकर हम उसको परपेंडिकुलर कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, आप देखिए इसको देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन लग रहा है कि एकदम इक्वल हो गया है ना। तो इन दोनों के बीच, इस लाइन और इस पूरे वाले माने आर नेगेटिव और आर पॉजिटिव के बीच यही ना अंतर रहा जी, यही ना अंतर रहा। और अगर ये बीच का डिस्टेंस 2a है और एंगल थीटा है, तो मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2a cos थीटा, ओके। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये आर पॉजिटिव आर नेगेटिव आर पॉजिटिव के बीच में ये डिफरेंस है। ये देखिए, ये दोनों तो बराबर है ना, यहाँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लग रहा है बराबर है, तो यही ना एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया। तो अंतर क्या होता है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ही अंतर है। तो आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव इक्वल टू होगा 2a cos थीटा, ओके। अब देखिए थोड़ा सा एक और शर्त है यहाँ पर कि 2a फार लेस देन क्या होना चाहिए, r होना चाहिए किसी भी डाइपोल के लिए, मैंने आपको पढ़ाया था। तो 2a का मान बहुत छोटा होना चाहिए r से, ओके। और अगर ये 2a बहुत छोटा है r से, तो इस डाइपोल को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मैंने इसको आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है। बीच का डिस्टेंस जो है 2a बहुत बड़ा मैं दिखाया है, ताकि आप इसको आपके दिमाग में आइडिया बन सके। आप थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर मैं ये बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा मैंने लिया है, ये 2a, ये माइनस साइन, ये प्लस क्यू, और ये r जो है काफ़ी बड़ा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों जो है लगभग क्या है, बराबर है। अगर ये और कम होता चला जाए, जैसे इतना छोटा सा हो जाए, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया सेंटर, और ये देखिए ये हो गया r, ये r नेगेटिव और ये r पॉजिटिव। क्या लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है दोनों बराबर हो गए हैं? तो इसका मतलब, और ये दोनों किसके बराबर हो रहे हैं, इस बीच वाले लाइन के बराबर हो रहे हैं, और यही बीच वाली जो लाइन है वो क्या है, r है। तो इसका मतलब है कि एक और हमारे पास हमको संबंध मिलेगा, और वो है r पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r नेगेटिव बराबर कितना, r, कब, व्हेन 2a फार लेस देन r। और यही शर्त है डाइपोल के लिए कि ये होना चाहिए, डाइपोल के आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, विथ रिस्पेक्टली जिस पॉइंट पर हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं या पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। पुट कर दें यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जब हम पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a cos थीटा डिवाइड बाई r इंटू r स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, चूँकि ये लगभग सही है, ठीक है। ये हो गया आपको पॉइंट P पर पोटेंशियल। इसको आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल 2a इंटू क्यू कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। अब ये देखिए 2aq क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2aq होता है। तो ये हो गया आपको P और ये हो गया आपको कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं Vp एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। P कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट r कैप बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर।
ये आपको आया इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। और आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये P और R का डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये R पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में ये डिपेंड कर रहा है थीटा पर भी। सो अगर आप यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं तो आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इसका मान आपको आप कैसे बताएंगे? बहुत ईजी है। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए ये हो गया आपको माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल हो गया। अब देखिए ये इसका सेंटर था, ये जो लाइन है ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, और इस लाइन से रिलेटेड जो प्लेन बनेगा, ये जो प्लेन बन रहा है ये कैसा प्लेन है? इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के। और इस लाइन पर थीटा बराबर हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और थीटा बराबर अगर आप 90 डिग्री लेते हैं तो cos 90 = 0, और ये जो प्लेन होगा यहाँ पर पोटेंशियल का मान हमेशा कितना होगा? 0। तो इस लाइन को आप ऐसे दिखा सकते हैं, लग रहा है जैसे ये अर्थ किया हुआ है, और इस प्लेन में या इस लाइन पर या इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये प्लेन कैसा होगा? ऐसे बोर्ड के बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, क्योंकि यही इक्वेटोरियल प्लेन है। ओके। और अगर आप एक्सियल प्लेन में आते हैं, ये आपका जो प्लेन है जिसको मैं एक्सियल प्लेन डिनोट कर रहा हूँ, ये एक्सियल प्लेन हो गया, एक्सिस पर है। इस प्लेन में अगर आप किसी भी पॉइंट पर है, ये जो प्लेन है इस प्रकार से, तो अगर आप इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पर हैं तो आप कह सकते हैं कि ये प्लेन में थीटा = कितना है? 0 है। और एक्सियल प्लेन के लिए या एक्सियल लाइन के लिए थीटा = 0 हो जाएगा आपको पोटेंशियल P/4πε0 r², P/4πε0 × r²। ओके। तो आपको लग रहा है कि जैसे इस किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, और उस सरफेस पर क्या होगा? पोटेंशियल का मान 0 होगा। ओके। न्यूट्रल वो प्लेन हो जाएगा, कोई पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस उसमें नहीं होगा। तो अगर आप इसका फील्ड लाइन, अगर आप इस डाइपोल के कारण मैंने आपको फील्ड लाइन सिखाया था खींचने के लिए, और अगर आप इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस भी खींचना चाहती हैं तो आप इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे खींचेंगे? माइनस प्लस, ठीक है। अब ये गौर कीजिए, ये अगर आप पॉइंट चार्ज के नज़दीक हैं तो आपका ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए इस प्लेन में, अगर परपेंडिकुलर प्लेन में जा रहे हैं तो ये वो लाइन है जहां पोटेंशियल का मान 0 होगा। ओके। तो इस प्लेन में पोटेंशियल का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। ओके। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में ये ऐसा व्यवहार करेगा जैसे स्फेरिकल चार्ज है, लेकिन राइट साइड में ऐसा व्यवहार करेगा जैसे ये स्फेरिकल चार्ज नहीं है। इस प्रकार से देखिए, अगर इसे ब्लॉक कर रहा है, फैल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ताकि ये पोटेंशियल कैसा हो सके? एकदम इसके पैरेलल हो सके, ताकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सके। ओके। तो इस प्रकार से ये जो है आपके डाइपोल के चारों तरफ फील्ड लाइन है, ठीक है। नज़दीक अगर डाइपोल के पॉइंट चार्ज के नज़दीक जाएगा तो वो स्फेरिकल जैसे पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा उसके एक चार्ज के नज़दीक, और अगर हम चारों तरफ स्पेस में खींचेंगे तो थोड़ा फील्ड इसके कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा हमारा काम रह गया कि हम डिस्कशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट करें पोटेंशियल के द्वारा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन था कि E = -∂V/∂r या E = ग्रेडियंट ऑफ V, और इस रिलेशन से हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें पोटेंशियल के कारण, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबे हो गए हैं, 54 मिनट की वीडियो चले गए। तो एक काम कर रहे हैं हम कि
अगले टॉपिक में इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो 54 मिनट का वीडियो हो गया, तो ये वीडियो अगर रेगुलर रहे तो हमको लगता है कि 1.5 घंटे का हो जाएगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप भी, शाम हो गया है, घूमिए फिरिए, नाश्ता पानी कीजिए। ठीक है, तब थैंक यू।